स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? मजे में? ठीक है, चलिए। तो आज क्लास 10th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है बेटा, पहले उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और कब हम इसकी बात करते हैं? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज जब फ्लो करने लगते हैं, क्यों करने लगेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वहां पे हमारे पास क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या चीज है बेटा? चार्ज क्या चीज है? चार्ज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया वहां से आपको होगा, लेकिन चार्ज की डेफिनेशन देखिए। चार्ज की डेफिनेशन देखिए, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेटा एक जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। लाइक किस तरह की इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है चार्ज? आपने कभी स्पार्किंग देखा है? स्पार्किंग देखा है? अरे बिजली चमकते हुए तो देखी होगी। चार्ज, ठीक है, उसके लिए चार्ज जिम्मेदार है। जब चार्जेस आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ा होता है, फ्रिक्शन होता है, वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? स्पार्क प्रोड्यूस होता है। यानी कि वहां पे हम चार्ज का एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, राइट? सिंपल सी बात है, एक कंघी ले लो, ठीक है, कंघी, नॉर्मल कॉम ले लो और पहले से ही छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लो। ठीक है, कॉम को जब तुम उन कागज के टुकड़ों के पास लेके आओगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने कंघी को अपने बालों पे 2-4 बार ये घुमाया और शैम्पू किए हुए बाल हो तो चंपू वाले तेल वाले बाल ना, ठीक है, तो आपने बालों में कंघी को घुमाया और घुमाने के बाद अब आप उन कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओ। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप अब कंघी को उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि क्या प्रोड्यूस करवा रहा है? फोर्स प्रोड्यूस करवा रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, स्पार्क, शॉक लगना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? चार्ज जिम्मेदार है। चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके जी। अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट देखते हैं कि चार्ज, देखो मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, तो चार्ज को भी मेजर किया जा सकता है। चार्ज को मेजर किया जा सकता है कूलम्ब से। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया कूलम्ब। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर कितना हमारे पास चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का। एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम्ब का? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का। ठीक है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम्ब बना देंगे। समझ में आ रही बात क्या बोल रहे हैं? अच्छा पहले ये तो समझो 1 इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर? कितना कूलम्ब? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम्ब का चार्ज बना देंगे। यानी क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा, इसको मिटा दें। चलो लिखो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम्ब तैयार कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना। बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई गलत तो नहीं होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब से क्या बन रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम्ब, यूनिटरी मेथड लगा दो, एक कूलम्ब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻19। ठीक है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट करो और ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो जाके कहीं हमारा एक कूलम्ब का चार्ज तैयार होगा। बोलो बात समझ में आ रही? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कि इलेक्ट्रॉन
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो एक चीज देखिए, एक ही में दोनों बता देते हैं। जो लाइक चार्ज, मैंने कहा ना दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लगा दो पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव। ये कैसे चार्ज हो गए? लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज हो गए। कैसे चार्ज हो गए? लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज हो गए। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन होगा, ठीक है, कैसा फोर्स लगाएंगे आपस में? रिपल्सिव। और अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आता है, हमारे पास कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव नेगेटिव आसपास आने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरे पास कैसे चार्जेस हैं? अनलाइक चार्जेस, और इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या बातें इसके बारे में हम पता कर सकते हैं? चार्ज के बारे में, चार्ज का हमने यूनिट पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है थोड़ा उसके बारे में आइडिया ले लिया, चार्ज कितनी तरह का होता है, राइट। अब एक चीज और करते हैं इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे पास, देखो अभी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, इसको हालांकि आप 12th क्लास में करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें टोटल बॉडी का जो चार्ज है बेटा, जो चार्ज है उसको हम n इंटू ई लिख सकते हैं, प्लस माइनस n इंटू ई लिख सकते हैं, राइट। ये आप एक थोड़ा सा अलग से करें, थोड़ा सा इसको, ठीक है। जब आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। टोटल बॉडी का जो चार्ज है वो प्लस माइनस एन ई हम लिख सकते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? अकेला सिंगल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज, ओके। तो देखिए यहाँ से अगर मुझे बच्चों मुझे यहाँ से अगर निकालना होता कि 1 कूलम चार्ज का निकालना होता कि भाई 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा, वो यहाँ से निकल जाता। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा, तो वहां से हमारे पास निकल जाता है। हम कैसे लिखते हैं? क्यू यहाँ पे बच्चे टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, क्यू क्या है? टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, राइट। तो यहाँ से तुम अगर क्या निकालना चाहते हो? एन फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, एन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बेटा इसको क्यू बाई कर सकते हैं ना। क्यू कितना? 1 कूलम, यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। और ई कितना हमारे पास, कितना चार्ज होता है इनका? 1.6 10⁻⁹ कूलम। बोलो बोलो बोलो, एन से एन गया, बोलो वही सेम चीज आ गई, नहीं आई? 6.25 10⁻⁴ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम के लिए? यानी कि 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस चीज की। हम अब बात करेंगे इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, पर अब हम सेमीकंडक्टर अभी नहीं डिस्कस कर रहे, पर थोड़ा सा उसका आइडिया दे देंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, आपको पता है, फिर भी हम बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होती हैं जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। इलेक्ट्रिसिटी, बेटा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या करवाएगा? चार्जेस को फ्लो करवाएगा, है ना, चार्जेस को फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया, ठीक है ना। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास हो जाने दें, ठीक है ना। तो जितने भी मेटल्स हैं एग्जाम्पल में, जितने भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या होती हैं? कंडक्टर की कैटेगरी में आती है। आसानी से क्या कर सकती है? कंडक्ट कर सकती है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। तो और एलॉयज जो है वो भी कंडक्ट करने का काम करते हैं, जैसे मैंगनीज वगैरह हो गए, ठीक है। पर इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल्स के मुकाबले क्या होती है? कम, ठीक है। मेटल्स के मुकाबले, प्योर मेटल्स के मुकाबले कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी, लेकिन होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कारण है वो बाद में देखते हैं। इंसुलेटर की बात भी कर लेते हैं। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने नहीं देते। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस को क्या नहीं होने देते? पास नहीं होने देते, ठीक है। हीट इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास नहीं होने देते। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और तुम जानते हो वुड, लकड़ी,
अरे सुनो, वुड भी अगर हम करेंगे ना तो वुड में कौन सा वुड? ड्राई वुड। अरे गीला वाला मत ले लेना, ठीक है, ड्राई वुड, ठीक है। क्या होगा? प्लास्टिक। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने नहीं देते, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें एग्जाम्पल आ गया आपके पास, क्या क्या? ये मैंने ड्राई वुड दे दिया, प्लास्टिक दे दिया, कर लेना। यहाँ के एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपके पास, ये तो हमारे फंडामेंटल है। पर ऐसा क्या कारण है कि कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है पर इंसुलेटर नहीं करता? तो इसका एक पॉइंट लिख लो जो आपको इस साल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम लिया मैंने, 2, 8, 1, अरे 11 होता है ना एटॉमिक नंबर 22, ठीक है। क्या होता है? इसके पास कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझे। आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं, वो उनके पास आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? छोड़ देता है। किसका काम करता है? कंडक्टर का काम करता है। बोलो बात समझ में आ रही है? लेकिन इंसुलेटर के पास क्या होता है बेटा? चार्जेस तो होती हैं बट दे आर इन द बाउंड स्टेट। तो तुम इतना डिटेल मत करो, तुम बस इतना समझो कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्ट करने के लिए, जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। बट इंसुलेटर के पास जो चार्जेस होती हैं दे आर इन द बाउंड स्टेट, ठीक है, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को चलाता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स को चलाता कौन है? अब इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए। अच्छा बेटा, कंडक्टर में ना तुम ग्रेफाइट, कार्बन का फॉर्म होता है ना, फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म होता है हमारे पास, क्या? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, समझे। तो ग्रेफाइट भी कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर सुनो, अगर तुमने मान लो इतना कैसा भी एक कॉपर मेटल में आता है, राइट, ठीक है। तो आपने कॉपर का ऐसा एक वायर ले लिया, ठीक है, और उस वायर का इतना सा टुकड़ा लेके आपने उसको इस वक्त हाथ में पकड़ा हुआ है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्या इस वक्त आपको करंट लगेगा? आपको कोई झटका लगेगा? कोई शॉक लगेगा? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, अब हम कहानी सुनते हैं। मान लेते हैं हमने एक वायर लिया भाई साहब, और इसकी लेंथ कितनी है? L। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई कितनी है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई कितनी है? A, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अब भी अवेलेबल हैं, एटम्स हैं भैया, हर चीज एटम की तो बनी होती है, राइट। अब भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, रैंडम पोजीशन में है। सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को कोई डायरेक्शन नहीं मिली, ठीक है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे टर्म आता है, क्या टर्म आता है? सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यस, हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, एक साथ फ्लो करने लगेंगे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम वाटर फ्लो से कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से दिख जाता है, ठीक है। आपने पाइप लगाया हुआ है, आपने वाटर नोजल के साथ आपने क्या कर दो? पाइप लगा दो, ठीक है, पानी का पाइप। तो पानी के पाइप में से जैसे आपका पानी गुजरेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही फ्लो कुछ हम इलेक्ट्रॉन्स का मान सकते हैं तारों के बीच में। लेकिन क्या ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है? यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होगा। एक फोर्स ऐसा आएगा जो इसको एक ही लाइन पे, एक ही डायरेक्शन में पास करवाएगा। अभी पढ़ते हैं, पहले इसको समझो, एक डेफिनेशन ले लेते हैं छोटी सी। इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्जेस फ्लो करने लगेंगे भाई साहब एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, दे विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी? I इज इक्वल टू Q बाय T। चार्जेस टाइम, कितने टाइम पीरियड में कितने चार्जेस
फ्लो कर रहे हैं, और जो फ्लो कर रहे हैं वो क्या दे देंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ठीक है। चार्जेस का टाइम के साथ फ्लो करना एक ही डायरेक्शन में, एक इधर एक उधर, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो देखो क्या सीन तैयार होगा, क्या सीन तैयार होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये किसी कंडक्टर में से पास करेंगे किसी खास सेक्शन पर उतना भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए, कौन करवाएगा इस पर बात करेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए, दे विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, दे विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब अपने आप तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने नहीं लगेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा, कोई ना कोई फोर्स इस पे काम करेगा, और उस फोर्स को हम नाम देंगे, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर सुन लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कौन करवाएगा, कोई एक फोर्स करवाएगा, और उस फोर्स को हम नाम किसका देंगे, वोल्टेज का। इसी वोल्टेज को हम पोटेंशियल भी बोलेंगे, पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस समझाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स मेरी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक्चुअल डायरेक्शन ये है करंट की। लेकिन क्योंकि पहले जिन साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था उस वक्त ना इलेक्ट्रॉन या एटम के बारे में इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं था, तो उस वक्त क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या ली जाएगी, ऑपोजिट। और इस जो आप सर्किट तैयार करोगे ना, उस सर्किट में जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वो हमारा हायर से, अभी आता है कंसेप्ट, रुक जाओ, हायर से किधर जाएगा, लोअर पे जाएगा। इस डायरेक्शन ऑफ करंट को हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। क्या बोलेंगे, जो आपको मानना पड़ेगा, पारंपरिक पहले से चला आ रहा है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो हमारे अंदर ही अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि मैं इस चीज को और क्लियर करूंगी, रुको पहले इतना समझ लो। ठीक है, चार्जेस जो फ्लो करेंगी, चार्जेस की एक्चुअल जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम अपना सर्किट जब बनाएंगे उस डायरेक्शन से अलग होगा, उल्टा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उससे उल्टा डायरेक्शन हम इसमें लेते हैं, हमारे सर्किट्स में लेते हैं। तो इतनी बात पहले समझे कि क्या हुआ, करंट हुआ। कैसे करंट आया, करंट तब आया जब हमारे पास चार्जेस एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी फ्लो करने लग गई। ठीक है, तो इसकी करंट की भी यूनिट निकाल लेते हैं, करंट की भी यूनिट निकाल लेते हैं बेटा। चार्ज क्यू को किस में मेजर करते हैं, कूलम्स में। टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो आई की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट बताओ बताओ बताओ, एसआई यूनिट ऑफ करंट अभी बताते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कूलम पर सेकंड। देखो इसका नाम होता है एम्पियर। क्या नाम होता है, वन का अभी नहीं बोला, एम्पियर। ये भी साइंटिस्ट है। ठीक है, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। डिफाइन लिख लो करो, चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर, ए से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या दोगे बेटा, इन सब डेफिनेशन को जब जहां पे आपका यूनिट डिफाइन करने को आ जाए ना कि 1 एम्पियर करंट बताओ, 1 वोल्ट बताओ, तो वो वहां पे ना डेफिनेशन क्या किया करो, फॉर्मूला लिख लिया करो और सब पे एक एक बिठा दिया करो। कहने का मतलब ये बच्चों कि आप यहाँ पे एम्पियर पूछा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाय सेकंड है ना, तो 1 एम्पियर पूछा है तो 1 कूलम 1 सेकंड। कहने का मतलब अब समझाओ कैसे समझाओगे कि अगर हमारे पास एक सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाता है, 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज अगर किसी कंडक्टर में से पास कर जाता है तो वो कितना करंट देगा, 1 एम्पियर का करंट देगा। बोलो समझ में आ रही है बात। ठीक है, if 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through conductor
कंडक्टर, कंडक्टर में से ही तो पास करेगा भाई मेरे, कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अगर फ्लो करेगा कितना, 1 कूलम का चार्ज, तो करंट कितने का देगा, 1 एम्पियर। बोलो लिख लोगे, बोलो लिख लोगे, समझ में आया यहाँ तक? चलो यहाँ तक हम करके रखते हैं, फिर कल की क्लास में या कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये चार्जेस आखिर अपने आप ही कैसे फ्लो करने लग गए। कुछ तो ऐसा होगा जिसने इसको फ्लो करवाया होगा, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा भी है, क्या बोलेंगे, वोल्टेज, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, वोल्टेज, जो सबको एक ही डायरेक्शन में भगाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक प्रिपेयर करके रखिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।